आदरणीय शरण जी हैं, अशोक शरण, मैं उन्हें आदर सहित आमंत्रित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस पुरस्कार के बारे में विस्तार से हमको बताएं कि पुरस्कार क्या है, क्यों शुरू किया है, किसने शुरू किया है, उसका मकसद क्या है। इसके बारे में रोशनी डालने के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय अशोक शरण जी। जय जगत। ये दूसरा सत्र आरंभ हो रहा है और जैसे आपको बताया गया है कि सर्व सेवा संघ की ओर से एक पुरस्कार का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग सर्व सेवा संघ के बारे में जानते हैं। सर्व सेवा संघ गांधी जी के बाद बनी हुई संस्था है। गांधी जी जितनी संस्थाओं के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे और जो भी संस्थाएं उन्होंने बनाई थी, उन सब संस्थाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन में ये संगठन बना है और गांधी जी की विरासत, गांधी जी के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सर्व सेवा संघ समय समय पर लोगों को चिन्हित करता रहा है, पुरस्कृत करता रहा है अच्छे कामों के लिए और भी बहुत सारे काम करता रहा। लेकिन ये परंपरा जो पुरस्कार की है, ये सर्व सेवा संघ में विधिवत रूप से अपनाई जाए या ना अपनाई जाए, इसके ऊपर पिछले 2 वर्षों में गहन चिंतन कार्य समिति द्वारा किया गया है। कई लोगों का कहना था, राय थी कि भाई पुरस्कार सर्व सेवा संघ को नहीं देना चाहिए, हमें वैसे ही सम्मान करना चाहिए और जो फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको सम्मान करें, उनको अपने साथ जोड़ें। पर पुरस्कार शब्द, प्राइज जो है, ये शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए। इस सब बातों के ऊपर चर्चा हुई। पर कई लोगों का ये कहना था कि गांधी जी ने अपने समय में भी, आपको याद होगा, कुछ लोग जानते होंगे कि 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा करी थी। आप में से कुछ जानते होंगे कि गांधी जी ने 1 लाख पुरस्कार की घोषणा करी थी और किस लिए करी थी? चरखे के लिए। गांधी जी ने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति जिसमें महिलाओं को, कत्तिन को श्रम में, उनके परिश्रम में, श्रम में, नंबर 1, नंबर 2, उस चरखे को खुद ही संवार ले, नंबर 3, वो चरखा जो वो संवारे वो दूसरा भी उपयोग कर पाए। ऐसी जितनी भी उनकी कल्पना थी चरखे के बारे में, वो कोई ऐसा चरखा बनाएगा तो उसको 1 लाख का पुरस्कार, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो जब चर्चा चल रही थी तो ये भी बात हुई कि भाई जब गांधी जी ही पुरस्कार देने के लिए तैयार थे तो अभी आप, खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर निर्णय ये हुआ कि सर्व सेवा संघ पुरस्कार देगा। उसकी परमानेंसी, उसका स्थायित्व क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा हुई कि आज तो एक किसी को पुरस्कृत कर दिया और फिर अगले वर्ष या अगले वर्ष, या उसकी अवधि क्या होगी, 3 वर्षों में होगी, 2 वर्षों में होगी, वार्षिक होगी, इन सब के ऊपर चर्चा हुई है। और ये तय किया गया है कि ये पुरस्कार जो हम लोग देने जा रहे हैं ये 1 लाख रुपए का होगा। जो गांधी जी ने उस समय कहा था वो तो अभी 10 या 1 करोड़, ये उस समय का 1 लाख 1 करोड़ हो गया होगा, पर वो हमारी सामर्थ्य भी नहीं है और वो हम कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसी को हमने इंगित करते हुए 1 लाख रुपए का पुरस्कार जो गांधी विचार पर, गांधी के कार्यक्रमों के आधार पर समाज में काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। ये वार्षिक पुरस्कार होगा और प्रति वर्ष दिया जाएगा। फिर दूसरी बात ये आई कि सर्व सेवा संघ समाज में काम कर रहा है, सीमित साधनों के साथ काम कर रहा है, तो ये पुरस्कार की राशि हर बार कहाँ से आएगी? फिर तो हमें समाज में ही जाना पड़ेगा और समाज से कलेक्शन करना पड़ेगा और फिर ये पुरस्कार देना पड़ेगा। इस विषय के ऊपर भी बात हुई और जब ये चर्चा खुलती गई हमारे प्लेटफॉर्म से, मतलब सर्व सेवा संघ की कार्य समिति के बाहर ये चर्चा खुलती गई, तो कई लोगों ने इसका
स्वागत किया और कई लोगों ने ऑफर किया। और इनफैक्ट वास्तविकता ये है कि जब कार्य समिति में ये चर्चा हुई उससे पहले ही कई लोग, समाज के कई लोग जो गांधी विचार निष्ठ हैं और हम तो काम करते ही हैं विचारों का, लेकिन वो लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऑफर आया कि भाई हम देने के लिए तैयार हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। और उसमें एक व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ, मदन मोहन वर्मा, श्री मदन मोहन वर्मा। वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक अधिकारी हैं और सीधा उनका डेजिग्नेशन रूट SDM है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। उनका परिवार वो तो है ही है, उनका परिवार भी गांधी विचारों से ओतप्रोत है। उन्होंने ये कहा कि कम से कम 5 से 8 वर्ष तक मैं इसकी जिम्मेदारी लेता। हमारे पास और भी लोग हैं, लेकिन मदन मोहन वर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने ये कहा कि 10 साल तक मैं इसकी जिम्मेदारी लेता। इससे मदन मोहन वर्मा जी मेरे बाद बोलेंगे, उनका परिचय विधिवत अरविंद जी देंगे और उसके बाद उनको भी मदन मोहन वर्मा जी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो ये मैंने केवल उनका नाम बताया है, अपनी बात वो रखेंगे, डिटेल में उनके बारे में अरविंद जी बताएंगे। लेकिन इसकी पारदर्शिता कैसी हो, इसकी पारदर्शिता कैसी हो कि भाई सर्व सेवा संघ तो बदलता रहता है, हर 3 साल के बाद उसके अध्यक्ष बदल जाएंगे, उसके मंत्री बदल जाएंगे, मैनेजिंग ट्रस्टी बदल जाएंगे। पर अगर ये सर्व सेवा संघ दे रहा है और ठीक इरादा है, अच्छा इरादा है, तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए ताकि सही लोगों का चयन हो, चुनाव हो और सही लोगों तक ये जाए। इसलिए सर्व सेवा संघ ने निर्णय किया, अपनी कमेटी में किया और ये अधिवेशन में, मतलब एक तरीके से कहिए कि जनरल बॉडी है सर्व सेवा संघ की अधिवेशन, तो इस अधिवेशन में भी ये बात रखी जा रही है जिसका समर्थन आप लोगों को करना है कि ये लगातार दिया जाए। हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, 5 लोगों की कमेटी है, जिसमें महामंत्री हैं, प्रबंधक ट्रस्टी हैं, आशा बोथरा जी हैं, हमारे ट्रस्टी सोमनाथ रोड़े जी हैं और रमेश ओझा जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनी है। हम लोगों ने बहुत इसका व्यापक प्रचार करने की कोशिश किया, जितनी पहली दफ़ा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, जितना हम प्रयास कर सकते थे सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमने किया है। हमारी पत्रिका है सर्वोदय जगत, उसके माध्यम से हमने किया है। हमारे पास 10 नाम आए थे, 10 नाम मैं पढ़ देता हूँ कि आपको भी लगेगा कि वो 10 नाम कौन कौन से नाम पढ़ने के लिए अनिच्छा है तो ठीक है, हम उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हम केवल जो प्रोसेस से हम लोग गए हैं केवल उस नाम को घोषित करते हैं और वो नाम है श्रीमती कुसुम बोरा मुकाशी। आप स्टेज पर हैं, पीछे खड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उनको हमने चयन किया है, जिस प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, जो नाम हमारे पास आए थे उनके ऊपर हम लोगों ने विचार किया है। वो नाम डिस्क्लोज करने की परंपरा हम नहीं रखेंगे, ये हम तय करते हैं। और मुकाशी जी को बहुत बहुत बधाई कि वो इस पुरस्कार के लिए चुनी गई है। आप सब लोगों का समर्थन, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत है। जी की बात से कि इस पुरस्कार को स्थापित करने वाले आदरणीय मदन मोहन वर्मा जी, मैं अरविंद अंजुम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मदन मोहन वर्मा जी और उनकी
सदरणी श्रीमती वर्मा जी का परिचय कराएं हमसे। हम लोग सबसे पहले मदन मोहन वर्मा जी और चित्रा वर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गांधी धारा में अपना जो योगदान दिया है उसको मैंने अंकित किया जाए। ये मामूली योगदान नहीं, वो यहाँ आए हैं और हम लोग को हमेशा डर लगता है जो माहौल है कि जोखिम उठा रहे हैं। हालांकि वो मन के इतने सच्चे और निश्चल हैं कि शायद ऐसे जोखिमों के बारे में वो सोचते तक नहीं। मदन मोहन वर्मा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। वे उत्तर प्रदेश शासन में पदाधिकारी हैं, लेकिन ये इनका परिचय नहीं। अगर कहीं पर कोई धरना हो रहा है तो मदन मोहन जी वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले गांधी जी की आत्मकथा उनको देते हैं। इन्होंने आज तक लगभग, वे हिसाब नहीं रखते हैं लेकिन हम लोगों ने भी अनुमान किया है, इन्होंने लगभग 40,000 गांधी जी की आत्मकथाएं वितरित की है निःशुल्क, और उसमें उन्होंने बच्चों को भी दिया है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तक को ये मुफ्त उपहार उन्होंने दिया है। केवल इतना ही नहीं, वे गांधी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। एक प्रेरणा जगे गांधी जी के प्रति। इन्होंने अपने गांव में भी गांधी की प्रतिमा स्थापित की और उनका अनुभव है कि जब से गांधी प्रतिमा स्थापित हुई और 30 जनवरी 2 अक्टूबर में अपने गांव में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसके प्रेरणा से अलग से कोई अभियान नहीं चलाया। उसकी प्रेरणा से इनका जो पुश्तैनी गांव है उसमें शराब पीने वालों में से आधे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। सर्व सेवा संघ के राजघाट परिसर में गांधी जी की एक दिव्य प्रतिमा इन्होंने स्थापित की। वो उस प्रतिमा ने हमारे परिसर को समृद्ध किया। तो चित्रा वर्मा जी वो कदम से कदम मिलाकर, शायद उनके सहयोग के बिना मदन मोहन जी इतनी भूमिका अदा नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं इसमें से अधिकांश ये अपने जेब से लगाते और जेब हल्की हो जाए और घर में उसका समर्थन न हो तो घर कलह का केंद्र बन जाए। लेकिन इनके घर में जाइए आप, हम लोग जाते रहे हैं, खासतौर पर बनारस के साथी इनके घर में भी जाते रहे हैं। एक गांधीवादी सहृदय परिवार में ही ऐसा आतिथ्य आपको मिल सकता है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना आप जान जाएंगे जब उनसे मिलेंगे। इन्होंने गांधी विचार को एक अभियान में बदल दिया है और इनका मिशन है गांधी विचार को अधिक से अधिक लोगों के बीच में ले जाना। इनकी आस्था है कि अगर आप सच्चे हृदय से अपील करेंगे तो सामने वाला चाहे जैसा भी हो उस पर उसका असर पड़ेगा। इसी विश्वास और दृढ़ता के साथ ही अपने अभियान में लगे हैं। मैं इन्होंने जो गांधी पुरस्कार के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है, इनके परिवार में, इनके बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं 10वीं 12वीं में जिस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं
इन्होंने रामचंद्र गुहा की किताबें पढ़ी है। ये मामूली बात नहीं है। यहाँ जो नौजवान हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि अगर जीवन में गहरे उतरना है तो आपको अध्ययन की गहराई में जाना होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर की बातें रहेंगी। ये प्रेरित भी करते हैं अपने बच्चों को कि एक किताब पढ़ोगे तो ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार का इनका जो सिलसिला है, ये अपने घर में भी, अपने परिजनों के बीच में भी जारी रखते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए। हम तो यहाँ प्रोत्साहित क्या करेंगे कुसुम बोरा जी का, बस हम लोगों ने उनकी सेवा का संज्ञान लिया है। हमारे बीच के एक साथी हैं जिनको हमने यह मान्यता भी कहना ठीक नहीं है, हमने बस उनको अपने बीच पाकर हम खुद ही अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे अनुकरणीय और प्रेरक व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। मैं अब अपनी बात कहने के लिए आदरणीय मदन मोहन वर्मा जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले आदरणीय चंदन पाल जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सूतमाला से उनका अभिनंदन करें, और आशा बहन से अनुरोध है कि वो चित्रा जी को सूतमाला भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं आदरणीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप तो वे लोगों के सम्मान में एक बार दो बात है आपको गिरा रही आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सामने बैठे हुए आप लोग अपने सम्मान में भी, मंच के लोग भी, सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस साल का 2021 का, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। लास्ट में एक बार हमारे लिए भी, क्योंकि आगे कोई उम्मीद नहीं है ताली बजाए जाने की, तो इसलिए हमारे लिए भी एक बार जोरदार तालियां। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। सर्वप्रथम मैं सर सेवा संघ को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा पुरस्कार स्वीकार किया। और एक बात और बता दूँ, मेरे घर में गांधी जी पे चाहे जो भी पैसा मैं खर्च करूँ, मेरे परिवार में इस बात का कोई विरोध नहीं है। मेरे परिवार से कोई विरोध नहीं है, इसके लिए मैं अपनी मिसेज को धन्यवाद देता हूँ। कल ट्रेन में आ रहे थे तो हम गांधी जी की प्रतिमा भी हम लगाते हैं। 7 प्रतिमाएँ अब तक लगा चुके हैं। बनारस में 3 लगाए हैं, अपने गांव में 1 लगाए हैं, लाइब्रेरी में लगाए हैं, जौनपुर में लगाए हैं। कल ट्रेन में हम लोगों ने एक प्रस्ताव और किया, अगर कार्य समिति अनुमति दे, इजाज़त दे या अपने नियम कानून के दायरे में पाए तो सर जो सेवाग्राम में एक प्रतिमा लगाने का हमारी ओर से और प्रस्ताव है। आज ये प्रस्ताव हम आपको समर्पित हैं। अभी मैं बताऊं आपको, अभी बता रहे थे अंजुम जी हमारे बच्चे के बारे में, तो मैं वो ही बताता हूँ पहले। गांधी जी के कभी बाद में थोड़ा समय मिला के बताएगा। जब मेरा बच्चा जब वो छोटा था तो उसको गांधी की जब कोई किताब पढ़ता था तो उसको 500 रुपये पुरस्कार देता था। हर एक किताब पर 500 रुपये का पुरस्कार, और वो इसी चक्कर में बहुत सी किताब पढ़ गया। मैंने आप समझिए गांधी जी की किताब पढ़ने के लिए अपने बच्चों को ही नहीं और लोगों के बच्चों को भी 500 रुपये का पुरस्कार दिया। मेरे ड्राइवर साहब ये लोग तो
पढ़ो था कि उसकी बेटी किताब पढ़ती थी तो उसको 1000 रुपया और 500 रुपये का बीच में मैं किताब का पुरस्कार देता था। मेरा बेटा फ्रीडम एट मिडनाइट और लुई फिशर की ये किताब पढ़ने के लिए मैंने कहा तुम इन दो किताबों को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ोगे, कितना तुम पैसा लोगे? तो वो सोचा दे तो पाएंगे नहीं और देंगे भी नहीं, तो कहा 1 लाख लेवल। हमने कहा लेकिन पढ़ के सुनाना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा तुमको 1 लाख देवल। वो पढ़ा लुई फिशर की और फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब। मेरा बच्चा पढ़ा, उसको पढ़वाया, मैंने पैसा दिया। पैसा तो हम लोग अपने बच्चों को वैसे भी देते ही, वही बच्चा वही 1 लाख रुपया वो फीस भी जमा किया, तो देना तो पैसा था ही, 1 पंथ 2 काज हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करने लायक है। तो आप समझिए बहुत छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ। एक बार मैं गया था, धरना था हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में लोग रोड के लिए, बाईपास के लिए कई दिन से जाम लगाए हुए थे, धरना कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने मुझको देखते ही महात्मा गांधी अमर रहे के नारा लगाने लगे। मैं चौंका, आखिर में हुआ क्या? तो वहाँ महात्मा गांधी के अमर रहे के नारे लगाने लगे। तो मैं समझ गया कि ये सब तो अपने आदमी हैं। मैंने कहा कि सब धरना है, धरना बैठा हो, चलो चाय वाय पी लो, धरना खत्म करो। अरे कहें कुछ गांधी जी की किताब और दे। गांधी जी की किताब मैं बांटता रहता हूँ। तो लोगों ने कहा गांधी जी की किताब कुछ और दो। 10-5 मेरे गाड़ी में हमेशा रहती है। मैंने कहा 10-5 तो ले लो, लेकिन और आना पड़ेगा तहसील आपको। तो ये भी प्रयोग करता रहता हूँ मैं। दरोगा वाला अभी वो था, भर्ती था, दरोगा भर्ती में मेरी ड्यूटी लगी थी। तो जो बच्चे उसमें फेल होते थे उनको मैं गांधी की किताब अनिवार्य रूप से देता था कि निराश मत होना। गांधी दरोगा भर्ती में आए हो सकता भर्ती न हुए हो और देश दुनिया की सभी लड़ाई लड़ गए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा एक फील्ड है। एक वृद्ध औरत एक दिन मेरे पास आई। मैंने कहा माता जी क्या समस्या है? कही हमारा बेटा हमको पीटता। मैंने सोचा अगर ये अपने बेटे को गांधी जी की आत्मकथा पढ़ा दी होती तो इसका बेटा इसको ना पीटता। आप समझिए, गांधी जी की आत्मकथा। लोग हमसे पूछते हैं गांधी की किताब आप क्यों बांटते हैं? लोग हमसे पूछते हैं कि आप गांधी जी की किताब क्यों बांटते हैं? मैं कहता हूँ कुछ लोग अंदर से मर गए, कुछ लोग अंदर से मर गए। गांधी की किताब पढ़ लेंगे तो जी जाएंगे, और जो नहीं मरे हैं वो कभी नहीं मरेंगे, वो मरने ही नहीं पाएंगे जब गांधी की किताब पढ़ लेंगे। और जो आत्मकथा पढ़ लेगा, गांधी को पढ़ने वाला अपने माँ बाप को कम से कम घर से बाहर नहीं ही निकालेगा। मैं कोर्ट मैरिज भी कराता हूँ। कोर्ट मैरिज का मैं ही अपने जिले का अफसर हूँ। जब लोग आते हैं कोर्ट मैरिज कराने तो गांधी जी की किताब देता हूँ कि भाई अगर पढ़ लियो, जीवन में लड़ाई ना हो। तो कहते हैं कि हमारे मैडम के लिए, हमने कहा किताब तो एक ही जब आपने था, एक आप दोनों जगह पढ़ाओ। मैडम के लिए कस्तूरबा की किताब रख लो। कस्तूरबा वाली कहते हैं उसको दो। अरे हम कहते हैं अपने पैसे की पढ़ो, बिल्कुल हमारे समस्या हल कर लो। तो जीवन का तरीका आप समझिए, जीवन का सही तरीका आप समझिए। गांधी को कोई पढ़ेगा, आत्मकथा ही पढ़ करके 50% अच्छा है तो 70% ऑटोमेटिक हो जाएगा। कम से कम वो पढ़ेगा तो किसी को दर्द नहीं देगा, और अपने माँ बाप को तो कभी नहीं निकालेगा घर से। तो अपने बच्चों को आत्मकथा जरूर पढ़ाइए, पैसा दे के पढ़ाइए, पुरस्कार दे के पढ़ाइए। मैं तो ये काम मैं कभी कभी करता रहता हूँ। हमको बता
गांधी जी कहा करते थे, गांधी को गांधी के सिवा कौन मार सकता है? गांधी को गांधी के सिवा कौन मार सकता है? अंग्रेज नहीं मार पाए और हमने मार दिया, और हम मार करके भी अट्टहास कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और गांधी जी को के देह को तो मार दिया, उनके विचार के मारने की भी एक प्रयास, सतत प्रयास है। गांधी जी के ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिसका उत्तर दिया जाना इस सभा के माध्यम से या इस मंच सर सेवा संघ के माध्यम से बहुत आवश्यक है। लोग हमसे पूछते हैं गांधी जी की मूर्ति ही क्यों लगाते हो? मैंने कहा अगर बौद्ध धर्म को आप देखिए, आप कुशीनगर हटा दीजिए, लुम्बिनी हटा दीजिए, बोधगया हटा दीजिए, श्रावस्ती हटा दीजिए, गांधी कहाँ और बुद्ध कहाँ बचेंगे? गांधी और बुद्ध इस देश की आत्मा है। अगर ये मर गए देश में मर जाएगा, इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। मैं कुछ प्रश्नों की एक सूची बना के लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन प्रश्नों को पढ़ लें और जान लें, और ये मंच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सारे कार्य छोड़ करके जनता में जो भ्रम है उसको दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर जनता में जो भ्रम है ये चलता रहा तो हम मिट जाए, गांधी मिट जाएंगे, और गांधी मिट गए इस देश की आत्मा मिट जाएगी। मैं उस प्रश्नों को कुछ लोगों को तारकेश्वर सिंह की 50 प्रति में लाया हूँ। अगर आप लोगों के पास और कोई प्रश्न होगा, मेरा जो यूट्यूब पे एक चैनल है, मदन मोहन वर्मा नाम डालेंगे तो मिल जाएगा। वर्मा जी को धन्यवाद। अभी कल तक है वो हमारे साथ, बाद में भी एकांत सत्र में अपनी बात और करेंगे। असल पर अभी मुश्किल ये है कि अब लंच का टाइम हो गया और अभी अध्यक्षीय उद्बोधन होना है, पुरस्कार वितरण होना है, इसलिए हमको संक्षेप में ये करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ होंगे, डायबिटिक होंगे, उनको समय पर खाना भी होना चाहिए और फिर अगला सत्र भी हमको शुरू करना है। तो इसलिए मैं अभी वर्मा जी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ता हूँ और आशा बहन को आमंत्रित करता हूँ कि बहुत संक्षेप में आज के पुरस्कृत जो विभूति हैं कुसुम बोरा मोकासी जी का हमसे परिचय कराएं, बहुत संक्षेप में। हम लोग आज सुबह से गांधी, कस्तूरबा सबकी विचारधारा, उस धारा प्रभाव में हम लोग भी अपनी एक प्रभावी स्थिति बना रहे हैं। और अभी हमने वर्मा साहब को सुना तो आज तक तो हम यही सुनते आए थे कि प्रशासनिक अधिकारी लेता ही है, देता नहीं है। लेकिन आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अभी हमारा देश जिंदा है। तो हम इन जिंदा शहीदों की भी हम बहुत हम मानना करते हैं और जो कार्य करते हैं उसके लिए बहुत साधुवाद देते हैं। मैं जिन बहन के लिए पढ़ के सुना रही हूँ और सर्व सेवा संघ की ओर से और हमारे भाई के सहयोग से, भाई के परिवार के सहयोग से जो दिया जा रहा है पुरस्कार और सम्मान सर्व सेवा संघ की ओर से जो दिया जा रहा है, ये मैं अमृता प्रीतम के शब्दों में कहूँ तो एक रसीदी जिगर है कि जिनको परिचय, जिनका कार्य अपना परिचय है और जिनकी सहजता, सरलता और सद्भाव और इन्होंने जो समेकित काम किए महिलाओं के लिए, शिशु के लिए और समेकित किए, चाहे पर्यावरण के लिए किए, क्योंकि गांधी जब 19 रचनात्मक कामों में होते हैं तो 19 ही रचनात्मक काम हमारे भीतर भी आ जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के नेतृत्व बिना हर बदलाव अधूरा है। तो उस नेतृत्व को देने वाली हमारी कुसुम बहन का मैं परिचय करा रही हूँ। कुसुम बहन हमारे बीच में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य में रखिएगा। सर्व सेवा संघ अखिल भारत सर्वोदय मंडल, अब राही जी ने कहा कि
आयुष भारत इसका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है उसको मैं पढ़ रही हूँ। गांधी पुरस्कार वर्ष 2021। कुसुम बोरा मोकाशी। आपका जन्म लखीमपुर असम के पदमपुर गांव में 1944 में हुआ। आपने असम के विभिन्न क्षेत्रों में 1961 से ही महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आप जुटी हैं। आप कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में निरंतर वही कार्य कर रही हैं। 1973 में आपने संत विनोबा भावे के मार्गदर्शन में असम के हर विकास खंड में स्त्री शक्ति जागरण सप्ताह का संचालन किया। 1974 में चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1976 में नेचुरल हेल्थ कैंप की ओर से जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी विशेष सक्रियता रही। 1987 में आपने गोवन संरक्षण के लिए वर्धा से दिल्ली पदयात्रा में आप शामिल रही। 2002 में ग्राम स्वावलंबन सद्भावना यात्रा में आपकी विशेष सहभागिता रही। संत विनोबा की जन्मशती पर आपने असम के 18 जिलों में एकता यात्रा निकाली और युवाओं के बीच विनोबा के संदेशों का प्रचार प्रसार किया। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की स्थापना के लिए अहिंसा के अशांत क्षेत्रों में आपने अभियान चलाया। आप लखीमपुर असम के नेचुरल हेल्थ कैंप से जुड़कर लंबे समय तक लोक स्वास्थ्य के कार्य में सघन रूप से कार्य कर रही हैं। देश भर में अनेक संस्थाओं के साथ जुड़कर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपका उल्लेख योगदान रहा। अहिंसक समाज के निर्माण में आपके अमूल्य योगदान के लिए सर्व सेवा संघ 2021 गांधी पुरस्कार से आपको सम्मानित करता है। आपके स्वास्थ्य सक्रिय एवं निरामय जीवन की हम सभी कामना करते हैं, दुआ करते हैं। मैं चित्रांजलि से कहूँगी कि आप बहन को सबको यहाँ पर लाएँ, सबसे मुखातिब करें और एक इनका साक्षात परिचय भी हम साकार रूप में देखें। कुसुम बहन अपनी बात करें। मंच पे बैठे हुए अनुभव और सामने बैठे हुए देश से कोने कोने से आए हुए गांधी विचार और समर्पित विग्रह। मुझे में से एक चिट्ठी आई है, मेरी समस्या सेवा तो किया, लेकिन कुछ पाने का या कुछ मिलने के
मार्च 1961 को स्वामी विधिवत के विराट यात्रा असम में प्रवेश हुआ और प्रशिक्षण में से इस यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। यात्रा में पूर्व प्रस्तुति और साहित्य वृत्ति आदि के काम में लगे रहने के कारण विधिवत के रोज की भाषण सुनने को मुझे नहीं मिला। 1.5 महीने के बाद यात्रा गुवाहाटी पहुंची और मेरा यात्रा समाप्त हुआ। फिर साल भर प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद 1 महीना घर में लौटकर ट्रस्ट के सेवा कार्य में जीवन समर्पण किया और मुझे पता नहीं चला कि मेरा जीवन के 60 वर्ष इसी सेवा कार्य प्रस्तुत राष्ट्रीय सेवा कार्य के जरिए से अनेक सेवा मिले। शुरू में मैं केवल कर्म ही समझती थी, पर धीरे धीरे ज्ञान कर्म भक्ति आदि के विषय भी समझने लगी। असम के 2-3 केंद्रों के अनुभव के बाद 1967 में मुझे इंदौर जहाँ ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय वहाँ शांति सेना प्रशिक्षण के लिए जाने का मौका आया। इसमें मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे बचपन से ही बाहर जाने का मन था। जब वहाँ पहुँची तो शांति सेना प्रशिक्षण के संचालिका आदरणीय निर्मला देशपांडे दीदी को मिला। साथ ही देश के अनेक राज्यों से आई हुई प्रशिक्षार्थी के साथ रहने को मिला। प्रशिक्षण में विभिन्न विषय पर पढ़ाने वाले आदरणीय निर्मला दीदी के उपरांत डॉक्टर दयानिधि पटनायक जी, महेंद्र भाई अनेक लोग मिले। दीदी के उपनिषद के वर्ड, पटनायक जी के ग्रामीण उद्यान के वर्ड मुझे आज भी काफी पूछते हैं। 5 महीने शांति सेना प्रशिक्षण के बाद और 4 महीने आदरणीय पवनाताई जोशी के संचालन में बागवानी प्रशिक्षण भी करके वापस असम आया और शाखा के अनेक लोगों में काम किया। केंद्र के काम के अलावा साक्षरता अभियान, नशाबंदी, स्त्री शक्ति जागरण, शिशु और युवा पीढ़ियों के बीच कार्यक्रम, शांति समृद्धि के काम, बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच सेवा कार्य आदि ग्रामीण उद्यान इत्यादि अनेक कामें लगी रही। इसी बीच 1977 में नागपुर निवासी आदरणीय भारत सिंह मुखासी के साथ आप हुई। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप बड़ा मुखासी का मतलब क्या है, लेकिन मेरे इनके साथ शादी मुखासी जी नागपुर के थे, इसलिए मैं दोनों मेरा राज्य पूछती हूँ। अत्यंत उदारता के कारण मैं शादी के बाद भी सेवा कार्य से दूर नहीं हुई। शादी के बाद भी उनके साथ कुछ दिन अरुणाचल में काम किया। कार्यकाल के समय विभिन्न विषय पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पदयात्राएं की। इसके उपरांत विधिवत के परामर्श से सन 1987 में वार्धा से दिल्ली तक 5 महीने का गोवत्ता वन उपचार की पदयात्रा की। इस यात्रा के मार्गदर्शन आदरणीय अच्युत काका ने किया और यात्रा का
फरवरी में कोरोना महामारी आया। इस स्थिति को देखते हुए भी समाज में कुछ काम करना पड़ा। 2021 को प्रतिनिधि के पद इस्तीफा दी और फिर भी काम में लगी रही। इस लंबा समय की अवधि में ट्रस्ट के त्रिमूर्ति आदरणीय अमृता दास, शकुंतला चौधरी, हेमंता के मार्गदर्शन को मिलाई है और उसके उपरांत भी अनेक सत्संग के, चाहे असम के हो चाहे देश के हो, अनेक सत्संग के उपदेश परामर्श सहयोग और सानिध्य प्राप्त किया। असम के मैत्री आश्रम और वार्धा के ब्रह्म विद्या मंदिर मेरे अध्यक्ष गुरु थे, जिसको मैं हर समय ध्यान में रखती हूँ और आश्रम के साधक साधिकाओं से सलाह देती हूँ। इस 60 वर्ष की अवधि में संत यूनिवर्सिटी से लेकर देश के अनेक साधु संतों का दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त हुआ, यह प्रभु की मुझ पर कृपा है। फलों की वासना नहीं रखते हुए विचार पर निष्ठा, ईश्वर पर विश्वास होने से कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। सेवा तो प्राणी मात्र करते हैं और मनुष्य ईश्वर के कृपा लाभ करते हैं। असम के महापुरुष माधव ने नामघोषा नामक ग्रंथ में कहा, जीव मुकर सेवा रस छाड़ो। मैं प्रभु से यह सेवा रस को मानते हुए आप सभी लोगों का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। 60 वर्ष की कार्य के अनुभव यह बहुत कम है, फिर भी आप लोगों के सामने इतना रखा। आप लोगों ने भी ध्यानपूर्वक सुनकर मुझे प्रेरणा दी, इसलिए मैं आप लोगों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। इस लंबे समय की अवधि में मैं समाज को कुछ दे पाई, मैं यह नहीं जानती, पर मैं समाज को बहुत दिया। आज आप लोगों ने मुझे सेवा के स्वीकृति के रूप में जो सम्मान दिया, इसके दीर्घ बात करने में नहीं हूँ और आप लोगों ने यह सम्मान दिया। आप सभी महान जनों के आशीर्वाद मानकर ग्रहण करके मैं धन्य हूँ। आगे आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग मिलेंगे, इस आशा से सभी सभी को प्रणाम। जल्दी समाप्त किया, मुझे समय नहीं दिया, लेकिन ये जब गांधी पुरस्कार का नाम निकला उस समय मेरे मन में भी प्रश्न आया था कि गांधी पुरस्कार निकलना ठीक होगा या नहीं, लेकिन आप एक है ये तो पूरा विस्तार से बताया। गांधी पुरस्कार निकला ये सवाल मुझे भी पड़ता था, इसलिए मैं सदन में ऐसे बातचीत करता था, लेकिन आज ये सब सुन के मैंने मेरा मन के जो प्रश्न था वो समाप्त हो। दूसरी बात है, मदन मोहन वर्मा जी सरकारी थाली में हाल के अंदर रहने वाला व्यक्ति गांधी विचार के प्रति इतना आस्था रख के समुद्र सर्वोदय विचार को गाँव में घर में पहुँचाने का जो गांधी जी के पुस्तक को अपने लड़के को भी पैसा देकर पढ़ाते हैं, इतना गांधी विचार पर प्रति उनके निष्ठा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे देश में 1000 व्यक्ति हो जाए तो हमारे देश बहुत सुधर जाएगा। आज आदरणीय लाही जी से मैं लाही जी का भाषण बहुत बार सुन चुकी हूँ। आप लोग पहले अपन में खूब जाते थे, आजकल नहीं जाते, इसी वजह से दुख करती हूँ उनके सामने। कोई उपाय नहीं किया आया, उम्र का सवाल आया, लेकिन मैं इनका जो भाषण मैंने सुना, सही में मुझे भी लगता है कि आज की स्थिति में अगर हमें अपने को देश को बचाना है तो एकमात्र एक ही हो, वो भी है गांधी विचार। और इसमें मुझे और दो बात लगता है, भिन्नवादी का जो सर्वोदय पात्र
जो जीवन यात्रा है वह भी अपने आप में प्रेरक है। किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गांधी विचार और रचनात्मक काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो अभिनंदनीय है, स्तुत्य है। उसको किसी पुरस्कार से मापा नहीं जा सकता। ये पुरस्कार सिर्फ उनके काम को मान्यता देने का, उसको प्रशस्ति देने का काम है। तो उनका हृदय से आभार कि वो यहाँ आई और गांधी पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। ये पुरस्कार ऐसी विभूतियों को दे करके वो खुद भी गौरवान्वित होगा। मैं उनका अभिनंदन करते हुए 1 मिनट के लिए मैं एक युवा साथी को यहाँ बुला रहा हूँ। युवराज मेधा बहन ने कुछ अपना अभिमत व्यक्त किया है, तो 2 लाइन में वो यहाँ पढ़ देंगे। और मराठी में है, मराठी में पढ़ दें और फिर हम उसका हिंदी कर लें। जय जगत। जो झूठे FIR दाखिल के उसका निषेध सर्वोदय मंडल ने किया, उसके प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए मेधा पाटकर ने जो सदा संदेश भेजा है उसको पहले मैं मराठी में पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका संक्षिप्त में हिंदी में पढ़ता हूँ। सर्वोदय मंडळाचा सर्व साथींना धन्यवाद कळवा। समर्थन मोलाचे आहे आणि निर्भयपणे जाहीर करणे हेही महत्त्वाचं आहे, कारण त्यांचे हे फक्त कारस्थान बदनामीसाठीच आहे। नर्मदेचे सर्व साथी, ट्रस्टीज आणि मेधा पाटकर। उसका मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ। सर्वोदय मंडल के सभी साथियों को धन्यवाद। समर्थन महत्वपूर्ण है और इसे निर्भयता से जाहिर करना ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सिर्फ साजिश है हमें बदनाम करने की। नर्मदा के साथी, ट्रस्टीज और मेधा पाटकर जी और इसी निर्भयता को जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय भी सलाम करता है। जय जगत। मैं आमंत्रित करता हूँ सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय चंदन पाल जी को कि वे आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इसके बाद फिर हम लोग लंच की तरफ चलेंगे। मैं सर्व सेवा संघ के 89 अधिवेशन में शामिल हुए हमारे अत्यंत प्रिय और वरिष्ठ गांधीवादी रामचंद्र राही जी, गुजरात के मशहूर चिंतक प्रकाश भाई, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज एंड सोशल चेंज के मैनेजिंग ट्रस्टी उत्तम भाई, अभी जिनको हम लोग सम्मानित करके खुद को सम्मानित मान रहे हैं, कुसुम भाई दव, और जिन्होंने इसके पीछे उत्साह जुटाई, मदन मोहन वर्मा जी और मिसेस वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सारे देश भर के प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रतिनिधि, हमारे युवा साथियों और भाई बहनों, हमने समय बचाने की दृष्टि से एक टेम्पो बोलने का हम रुक रहे हैं। आप लोगों के पास हमने जो रखना चाहते हैं दिया है, इसको बहुत जल्दी पढ़ देते हैं, लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, आई विल try to give you the English version of this speech after the lunch or day after. तो आपके वो कल हम दे सकते हैं या शाम को। सर्व सेवा संघ के पिछले, क्योंकि राही जी अपना बात रखते समय अधिवेशन के परंपरा को रखते समय उन्होंने उल्लेख भी किया था कि यहाँ हम लोग जो कामकाज करते हैं और जो चिंतन मनन करते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसको
कार्यक्रम भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वसेवा संघ के पिछले सेवाग्राम अधिवेशन जो कि 2020 में सेवाग्राम में हुआ था, आज तक 1.5 साल से अधिक हो गया। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस दौरान कितने प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आई हैं और किस कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए संघ के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ये संघ वो संघ नहीं जो लोगों के बीच में दुनिया पैदा करते हैं, लोगों के बीच में संघर्ष माने हिंसा पैदा करते हैं, वो नहीं। ये संघ वही है जो प्रेम, लोगों के बीच में सद्भाव, इसको जागरण करते हैं। वही सर्वसेवा संघ के बारे में हम कह रहे हैं। जिस दिन आप लोगों पे मुझ पर अध्यक्ष की जिम्मेवारी डाला था, उस दिन से आज तक अनेक समस्या लेकर हम लोग झेल रहे हैं। कई प्रदेश सर्वोदय मंडल जो हैं वो अपने रूप से कोई प्रदेशों के साथ देने का, हमारे साथ देने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोग मिलने की। बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं उनसे सहयोग मिलने की आशा करते हैं। कई प्रदेश अधिक सक्रिय हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बाकी लोगों को लगा कि हमने तो उतना सक्रिय नहीं है इसलिए नाम नहीं रहे हैं। ऐसा बात नहीं। कोई कम करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, कोई उतना सक्रिय नहीं है। अदालत में केस चल रहा है, यद्यपि हम लोग खुद सर्वसेवा संघ के माध्यम से केस के रास्ते में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वी आर कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, ये समझना चाहिए। तो बैंकों के खाता फ्रीज होने से दैनंदिन कामकाज चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हम धन्यवाद करेंगे कुछ साथी संगठनों को जो इस समय हमें साथ नहीं देते, साथ खड़े नहीं होते, तो हम लोगों को कामकाज चलाना मुश्किल होगा। कोरोना परिस्थिति के कारण कई कार्यक्रम या तो रद्द करना पड़ा या फिर बार बार तारीख बदलना पड़ा। प्रकाशन विभाग पर काफ़ी असर हुआ। सर्वोदय बुक स्टॉलों का हाल आप देख रहे होंगे। सर्वोदय जगत चलाने में जो पत्रिका है वो चलाने में दिक्कत तो हुई है, लेकिन बंद नहीं हुई। इस परिस्थिति में भी देश भर में कई साथियों का साथ देना हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। खास करके आप लोग को जानकारी देते हैं कि हर जो इशू निकालते हैं 15 दिन अंतर हमारे यहाँ बैठे हुए कई साथियों ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन से ही इसको लगातार इसको चलाने में लगे हैं। हम उन लोगों को आभार प्रकट करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं साथ साथ कि यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से भी कोई किसी को उत्साह लग जाएगा कि अगला संगठन के लिए हम भी तैयार हो जाए। तो ये आशा करते हैं। कुछ खास प्रयास इस दौरान हमने करने का प्रयास किया, जैसा कि संस्थाओं के बीच में संबंधों बढ़ाने के लिए आपको मालूम है कि कई संस्थाएं जो हमसे सर्वसेवा संघ से दूरी पर कर रहे थे, राही जी बोल रहे थे कि 20 साल के बाद उन्होंने सर्वसेवा संघ के साथ अपना ऐसा ये जोड़ने का प्रयास किया। तो हमको तो बहुत चिंता लगा कि क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुई। तो उसके लिए हम लोग एक विमर्श सबको लेकर जोड़ने के लिए विमर्श 2 दिन का दिल्ली में किया। वर्तमान में जो गांधीयानी संस्थाएं हैं उनके बीच पर
सेवाग्राम से साबरमती यात्रा जो हमारे महामान्य सरकार बहादुर ने जो सेवाग्राम साबरमती को नए ढंग से करने के लिए जो साबरमती को हम तो कहेंगे कि एकदम बर्बाद करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसके खिलाफ लोक जागरण के लिए हम लोग सेवाग्राम आश्रम से साबरमती तक का सिर्फ सर्वसेवा संघ नहीं और संस्थाओं को जोड़कर ये यात्रा की। तेलंगाना में भूदान आंदोलन के समय जो जमीन मिला था उसको कैसे जो अवितरित जमीन है वो भूमिहीनों को पास कैसे दिया जाए, हम लोग कई वहाँ प्रयास किया। इस कोरोना काल में 2500 तक लोग भूमिहीन लोग उसमें शामिल हुई। पिछले प्राकृतिक आपदा में कुछ काम करने का प्रयास किया, किसान आंदोलन में सहयोग देने का प्रयास किया, खादी ग्राम को नए ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। वाराणसी परिसर को सरकारी कब्जे से बचाने के लिए प्रयास किया गया। हम इसके पीछे का इतिहास में आपको दोहराने का जरूरत नहीं समझ रहे। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग 2 दिन का सेवाग्राम में बैठक की। सर्व सेवा संघ का भी 75th ईयर, तो उस सिलसिले में हम लोग 15 मार्च 2022 हम लोग बैठकर चिंतन मनन की। खादी के वर्तमान परिस्थिति में जिसके बारे में हम 2 दिन के बीच में भी चर्चा गोष्ठी रखा है, इसके पहले जून महीना में सर्वसेवा संघ और सर्वसेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान मिलकर एक 2 दिन का खादी पर चर्चा किया गया। फिर अब अभी जो पुरस्कार दिया गया उसका भी तैयारी चले। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर एक सपना है, आप कह सकते हैं, लेकिन सपना कैसे साकार हो सकेंगे वो आप लोगों के मदद के बिना हो नहीं सकता है। वो है जो हमारे वरिष्ठ गांधीजन हैं, जो अस्वस्थ हैं, अपना अवसर पर असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक कल्पना है कि श्रद्धाश्रम, वृद्धाश्रम नहीं, श्रद्धाश्रम, क्योंकि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा। ऐसा नहीं कि हम उनको मदद करने जा रहे हैं बूढ़े अवस्था में, नहीं, वो हमारे लिए दिशा देंगे। तो ऐसा एक श्रद्धाश्रम की भी कल्पना साकार कैसे हो उसका प्रयास कर रहे हैं। हमारा सामने चुनौतियाँ काफ़ी है। ऐसे एक प्रतिकूल परिस्थिति में जब मुझ पर सर्वसेवा संघ का गुरुभार सौंपा गया और हमने स्वीकार किया, तब हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय धीरज रखने का अलावा। हमारे सामने कुछ मित्र लोगों का अनावश्यक आक्रमण करने का और निकृष्ट भाषा प्रयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद ऊपर वाला जो है मेरे धैर्यशीलता को परख करने में लगे थे और अभी भी लगे होंगे। ये बात जरूर है कि कभी कभी मन दुखी होते हैं, ये सोचकर कि जो मित्र लोग 40-50 साल एक साथ रहे, चिंतन मनन करते रहे, लड़ाई के मैदान में कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, वे लोग मुझ पर इतना निर्दय क्यों हुआ? कहीं हमारा गलती तो नहीं हुई? हम मानते हैं कि आज से कई साल पहले हम जैसे थे, आज भी हम वैसे ही हैं, तो भी किस लिए ऐसा हो रहा है? हम खुद को ये सवाल पूछ रहे हैं। हम शायद अध्यक्ष की जिम्मेवारी स्वीकार करने से कुछ साथियों के मन में मानसिक क्लेश हुआ होगा। इस समय हमारे सामने बड़ा खतरा यही है, अंदरूनी गृह कलहों से, बाहरी आक्रमण से भी, लेकिन अंतर कलह, कुटिलता ही ज्यादा खतरनाक चीज है। यदि
यह कलह रोका जाए तो सर्वोदय का कामकाज चलाना आसान होगा। आज राजनैतिक पक्षभेद भी धार्मिक, सांप्रदायिक और जात-पात भेदों के समान भयंकर रूप धारण करने लगे हैं। पक्षभेद पर आधारित राजनीति के कारण पक्षांधता साफ दिखाई दे रहा है। ये बीमारी हमारे लोगों के संस्था में भी घुसने लगे हैं। हम लोगों को सजग रहना चाहिए। सही हो या गलत, मेरा पक्ष ही सही है। ये जो दूसरे बात कर रहे हैं वो गलत है। ये भावना से हमें मुक्त होना चाहिए। जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं हम भी वही मानते हैं कि शायद उसके पीछे कोई तत्व हो सकता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने का कोशिश होना चाहिए। इस भावना से तनाव पैदा हो रहा है, साथ काम करने की मनोवृत्ति टूट रही है, पक्षभेद होने लगा है। ये भावना संप्रदाय भावना के समान ही संकीर्ण है। सत्य, उचित सिद्धांत दरकिनार जो पक्षपात भावना के शिकार है, जो पक्षनिष्ठा के मुख्य मानते हैं, उन लोगों को निष्ठावान कहा जा रहा है। निष्ठावान वही लोगों को कहा जा रहा है जो पक्ष को मानने वाले हैं। ध्येय के बदले पक्ष ही आराध्य देवता हो गया है। संस्थावाद, संप्रदायवाद, झूठे प्रचार, चरित्र हनन, पक्षांधता जड़ पकड़ने लगे हैं। खैर, ये सब बातें आज करने का क्या फायदा। आज जो चैलेंज हम सामने खड़ा है उसका मुकाबला करना अभी का काम है। हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जो सर्वोदय दर्शन को अपनाया, गांधी विनोबा जयप्रकाश जी के पथ पर चलने की कोशिश किया, मेरे मुंह से गलत शब्दों हमारे आलोचकों के बारे में कभी निकल ना जाए। कभी ऐसा हो जाएगा तो हम खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे। सत्य, हिंसा, नैतिकता सर्वोदय का मूल आधार है। आज देश भर में गांधी जी के खिलाफ बोलने वाले लोगों का प्रचार तेज हो रहा है। झूठी बात फैलाकर हिंसा का रास्ता अपनाकर आज देश का वायुमंडल विषाक्त किया जा रहा है। नैतिकता का सवाल नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। वर्तमान परिस्थिति और हमारी भूमिका। आज देश में सांप्रदायिकता, जात-पात, बेरोजगारी, महंगाई, दलित, अल्पसंख्यकों का पीड़न आदि कई समस्याओं के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाम पर दवा करते हुए जो परिहास चल रहा है। परिहास क्या तो आपको मालूम है। तीस्ता सिकरवाद का, हिमांशु कुमार का, मेधा पाटकर को जिस ढंग से आज पीड़न दिया जा रहा है, उसको अपना बात रखने से रोका जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र का परिहास हम मानते हैं। देश के संविधान पर जिस तरह हमला हो रहा है उसका प्रतिकार करना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। आम लोगों की भावना है कि हमारी जो कुछ समस्या है उसका हल करेगी सरकार, क्योंकि हमारे वोटों से चुने हुए लोग सत्ता में गए हैं, लेकिन वोटर्स के पास जो शक्ति है उस बारे में काफी लोगों को एहसास नहीं है। इसमें कुछ काम ऐसा है जो काम हम ही लोगों को करना है, सत्ता के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए सरकार पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। ये कोई मामूली काम नहीं है जो सत्ता के द्वारा हो सके। ये तो क्रांति का काम है, विचार क्रांति का काम है, जो सर्वसेवासन तथा सर्वोदय विचार के साथ जुड़े हुए लोगों का काम है। लेकिन उसके लिए श्रद्धा, निष्ठा, त्याग की
बड़ी जरूरत है। वर्तमान समय में जब सत्ता, संपत्ति, साधन सुविधा, सम्मान के चक्कर में हम लोगों में से अधिकांश जुड़े लोग हैं, पहले तो उन्हीं लोगों को खुद को झांकना होगा, अंतर्दर्शन करना होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले में हजारों लोगों की प्राण हानि, लाखों लोगों का शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में आश्रय लेना दुनिया के शांति आंदोलन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस युद्ध का असर हर देशों पर पड़ रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में खासकर अर्थनीति पर सबसे ज्यादा असर होगा गरीब पिछड़े हुए लोगों के ऊपर, आम जनता पर। ऐसा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्व सेवा संघ की हीरक जयंती के अवसर पर अगले 5 साल के लिए एक योजना बनानी चाहिए। एक तरफ शांति आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ देश के संविधान पर जो हमला हो रहा है, इस पर आम नागरिकों को सचेतन करना पड़ेगा। ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक शांति सेना की टोली तैयार करने की जरूरत है। शांति सेना केवल युद्ध के परिस्थिति में नहीं, आज जो धर्म, संप्रदाय, जात पात के नाम से समाज में सुचारू रूप से विभाजन की बीज बोआ जा रहा है, उसके खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए काम करने का, बहुत्ववादी सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, इस पर भी काम करने का जरूरत है। उसके लिए खासकर स्कूल कॉलेजों में छात्र युवाओं को लेकर काम करना पड़ेगा। सारे क्षेत्र में कॉर्पोरेट का दबदबा चल रहा है। सरकारी परिसेवा कम करके कॉर्पोरेट पन्नों और कमोडिटी उसी का बाजार फैल रहा है। बेकारी, दारिद्रता, असमानता बढ़ते जा रही है। लोगों के हाथ के काम को लिए ग्रामीण कुटीर उद्योग को उत्साहित करना पड़ेगा। केवल संघर्ष नहीं, रचना का काम कैसा हो। खादी, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग जितना कम होते गया, उतना ही बेकारियों की संख्या बढ़ती गई। गांव से शहर की और पलायनों की संख्या की वृद्धि हुई। ग्राम स्वराज की दृष्टि से काम करना है तो ग्राम स्वावलंबन पर जोर देना होगा। पारंपरिक खादी और ग्रामोद्योग के साथ साथ नए उद्योगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा और उसके लिए कौशल वृद्धि के दृष्टि से प्रशिक्षण की जरूरी है। सर्वोदय में तो हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्मावलंबी छोड़कर बाकी धर्मावलंबी लोगों का उपस्थिति हमारे बीच में काफी कम है, न के बराबर। इसलिए बाकी धर्मों के लोगों का मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि गांधी संस्थाओं में कैसे बढ़े, इस पर हम सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये सारे कामकाज गांधी विचार मानने वाले सभी संस्थाएं, मानवाधिकारी संस्था संगठन जैसा कि राष्ट्रीय सेवा दल, NAPM, लोक समिति, खुदाई खिदमत कार, CFP, एकता परिषद, जल बिरादरी, आजादी बचाओ आंदोलन, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, राष्ट्रीय युवा संगठन, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, NYP आदि छोटे बड़े गांधी विचार के भरोसा रखने वाले सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ समाजवादी, साम्यवादी लोगों को भी जोड़ना चाहिए। कई लोगों ने इस सोच पर आलोचना कर सकते हैं कि आदर्श
स्वीकार नहीं करते हुए भी क्या हम लोग कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर सोच सकते हैं क्या? प्रदेशों में जहाँ जहाँ संभव सघन क्षेत्र चुनकर काम करने की जरूरत है। किसान आंदोलन जैसे न्यायोचित आंदोलन में सहभागी होना, अग्रणी भूमिका पालन करने की भी जरूरत है। हम प्रस्ताव करते हैं कि युद्धविहीन दुनिया के लिए शांति, सद्भावना, समता और नए आधारित समाज गठन के आह्वान लेकर सारे देश में महाजागरण यात्रा के नाम से कार्यक्रम लिया जाए। सारे प्रदेश सर्वोदय मंडल, जिला सर्वोदय मंडल, लोक सेवक, सर्वोदय मित्रों इस आयोजन में अब से सक्रिय हो जाए। अब से जो 2 दिन का चर्चा और भी होगा, उपलब्धियां इस पीरियड में जो हुआ, जिम्मेवारी लेते समय सोचा था, कल्पना थी, वास्तव में बहुत ही थोड़ा ही काम कर पाए। जो साथी सहयोगी या विचारशील संगठन और व्यक्ति छूट गया है, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया, कुछ छूटे भी गए। विपरीत स्थिति में कोई नए काम चलाने की कोशिश की गई, कोई पुराने साथी छूटे, नए साथी भी जुड़े। अध्यक्ष के नाते सामूहिक सिद्धांतों जो कम्युनिटी डिसीजन कहते हैं, इस कार्यशैली के कई साथियों का नापसंद है हमारे बीच में भी। कई साथी नियमों कानूनों से बंधे हुए हैं, आदत से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। संघ में वैधानिक सीमाबद्धता महसूस कर रहे हैं। सर्व सेवा संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी कुछ ऐसा महसूस होता है। समय देने वाले कार्यकर्ता की कमी दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच में गोष्ठी भावना कम हुई है, लेकिन पूरा नहीं मिटे। अदालत की दीर्घसूत्रता के कारण काम करने में दिक्कत, सेवाग्राम तथा वाराणसी दफ्तर में जुड़े हुए साथी कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग। सेवाग्राम में इस परिस्थिति में भी हमारे साथी लोग जिस ढंग से खड़े हुए, हम उनको बहुत बहुत आभार करते हैं। प्रदेश सर्वोदय मंडलों के अधिक सक्रिय होना जरूरी है। युवा लोगों के जोड़ने का प्रयास जारी है। कार्य समिति के सदस्य, समितियों के संयोजकों को अधिक समय देने का और समय में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का जरूरत है। कार्यक्रम हो जाने के बाद फॉलोअप में कभी कमी रह जाते हैं, इसमें गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। कोरोना महामारी के कारण काम में काफ़ी असर भी हुआ है। हम इसके साथ साथ अपने सब लोग ने हमारा जो भावना है, विचार है, आपके सामने रखे हैं, आपने सुने हैं, लेकिन इससे हम ये बिना यहाँ घोषणा करते हुए हम चले जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज एंड सोशल चेंज के द्वारा ये जो अधिवेशन आपने देख रहे हैं, हमारे साथी लोग खास करके यहाँ जो उत्तम भाई हैं, उनके साथी लोग हैं, ये जो परिसर हैं और प्रकाश भाई जैसे व्यक्ति हमारे साथ दे रहे हैं। आप सब जो आए हैं, आप सबको सर्व सेवा संघ के तरफ से बहुत बहुत आभार करते हुए हम यहाँ से शिवनंदा को बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से अपनी पीड़ा भी और अपना मंतव्य भी उन्होंने यहाँ से जाहिर किया है। उनका लिखित भाषण भी आप सबको बांटा गया है, आप उसको पढ़ेंगे भी। अब मैं बिल्कुल समय न लेते हुए सीधे आयोजकों की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय उत्तम भाई परमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आभार व्यक्त करें। नंदन जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, सभी
सर्वोदय मित्र, सर्वोदय लोक सेवक, आप सबका